नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की सुर्खियों से, दुनिया भर की खबरों से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। भारी विरोध के बाद पीएम नेतन्याहू ने न्यायिक सुधार प्रक्रिया को कुछ महीनों के लिए टाला। कानून के खिलाफ इजराइल में हो रहा था विरोध प्रदर्शन। सोमवार को बुलाई हड़ताल का हवाई यातायात समेत परिवहन सेवाओं पर पड़ा व्यापक असर। देशव्यापी हड़ताल को मिल रहा है मेडिकल एसोसिएशन और स्थानीय यूनियन का समर्थन। स्कॉटलैंड की सत्तारूढ़ पार्टी ने हमजा यूसुफ को चुना अपना नया नेता। निकोला स्टर्जन की लेंगे जगह। स्टर्जन ने पिछले महीने अप्रत्याशित रूप से छोड़ा था पद। आईएईए प्रमुख ने जापोरिजिया में राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। पूर्ण समर्थन का दिया भरोसा। जेलेंस्की ने जापोरिजिया की अग्रिम चौकी का किया दौरा। यूक्रेन पर सीमा से सटे रूसी शहर पर ड्रोन हमले का आरोप। पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद क्रेमलिन बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती योजना पर करेगा अमल। अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहुंची घाना। सार्थक ऋण कटौती के लिए द्विपक्षीय लेनदारों पर जोर देने का ऐलान। हिंसा प्रभावित अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए $100 मिलियन के पैकेज की घोषणा। इक्वाडोर के एंडियन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत। भारी बारिश ने सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे को बुरी तरह किया प्रभावित। इसी महीने भूकंप से देश को पहुंचा था भारी नुकसान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल में न्यायपालिका में प्रस्तावित आमूलचूल बदलाव को लेकर भारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस प्रक्रिया को कुछ महीनों के लिए टाल दिया है। इससे पहले उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की थी। सहयोगी पार्टी ज्यूश पावर ने बदलाव का सुझाव दिया था। पार्टी ने कहा कि संसद के अगले सत्र में बातचीत के माध्यम से सुधार पारित करने के लिए कानून को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी के नेता इटामार बेन ग्वीर विस्तार का समर्थन करेंगे और बदले में उनके राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में एक राष्ट्रीय गार्ड का गठन किया जाएगा। संसद से लेकर सड़क तक एक ही बस आवाज, वापस लो, वापस लो, न्यायिक सुधार बिल वापस लो। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश की इस ललकार पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू पर जनता के आक्रोश और प्रदर्शनों का दबाव और बढ़ गया जब उन्होंने रविवार को रक्षा मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इजरायली न्यायपालिका में प्रस्तावित आमूलचूल बदलावों को रोकने का अनुरोध किया था। लेकिन नेतन्याहू को यह सुझाव इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने रक्षा मंत्री को पद से बर्खास्त कर दिया। फिर क्या था, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़क पर उतर आए। तेल अवीव में लाखों लोगों ने डेरा डाल दिया। लोगों के हाथ में इजराइल के झंडे थे और वह लोकतंत्र के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया और पुलों पर भी जाम लगा दिया, जिसमें आयलॉन हाईवे भी शामिल है। जेरूसलम में पुलिस और सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। ये प्रदर्शनकारी पीएम नेतन्याहू के घर के करीब प्रदर्शन कर रहे थे। सोमवार को बुलाई गई हड़ताल में हवाई अड्डा कर्मचारियों से लेकर डॉक्टर और दूसरे क्षेत्र के लोग भी शामिल हो गए। विरोध के चलते इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द कर दी गईं। हम खेद के साथ यह घोषणा कर रहे हैं कि अस्पतालों में आम हड़ताल होगी और फिलहाल सभी चिकित्सा उपचार रोक दिए जाएंगे। इजराइल की संसद न्यायपालिका में कुछ बदलाव के लिए प्रस्तावित
कई विवादित कानूनों में से पहले कानून को पारित कर दिया है। नेतन्याहू की सरकार इस सप्ताह फिर से संसद में अगले कानून पर वोट कराने जा रही है। दरअसल जनवरी में इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। आरोप यह है कि नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं, जिसे सही और निष्पक्ष फैसले लेने में न्यायपालिका की शक्ति कम हो जाएगी। नया नियम लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। इस बिल ने इजराइल को काफी हद तक दो हिस्सों में बांट दिया है। इजरायली सेना की रीढ़ माने जाने वाले रिजर्विस्ट यानी सेना को सेवा देने वाले आम नागरिक ने कहा कि वे सेना को अपनी सेवा देने से इनकार कर सकते हैं। वहीं लोगों का मानना है कि इससे देश का लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगा। אני קורא לנתניהו सुरक्षा खतरे में है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सर्वकालिक निम्न स्तर पर हैं। להרשות לעצמה חילופי שר ביטחון। आलोचक मानते हैं कि कानून नेतन्याहू के पक्ष में बनाया गया है और जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इजराइल में केवल आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े पदों पर बैठे पुलिस अधिकारी और व्यापारी भी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति भी इस बिल के खिलाफ हैं। वे भी प्रधानमंत्री से इस बिल को वापस लेने का अनुरोध कर चुके हैं। म्यांमार में सालाना सैन्य परेड के दौरान घोषणा की गई कि जो भी देश की सैन्य सरकार को चुनौती देगा आतंकवादी कहलाएगा। यानी लोकतंत्र की बहाली के लिए किए जा रहे आंदोलन को जुंटा ने सेना को मजबूती से कुचलने की खुली छूट दे दी है। म्यांमार में सैन्य सरकार को चुनौती देने वाला आतंकवादी कहलाएगा। यह ऐलान है उन समूहों के खिलाफ जिसने 2021 में तख्ता पलट के विरोध में देश में लंबे समय से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। म्यांमार सरकार के सालाना सैन्य परेड में उन गुटों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की बात कही गई है जो देश को अस्थिर करने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। यानी लोकतंत्र की बहाली के लिए किए जा रहे आंदोलन को जुंटा ने सेना को मजबूती से कुचलने की खुली छूट दे दी है। सरकार के मुखिया ने परेड को संबोधित करते हुए कहा कि जो समूह सत्ता के साथ संघर्ष में शामिल हैं वो आतंकवादी कृत्य है। जो देश मानव अधिकारों के मुद्दे और 2021 में हुए तख्ता पलट पर हमारी आलोचना कर रहे हैं वो सब आतंकवाद के समर्थक है। ऐसे समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का समय आ गया है। म्यांमार की सेनाएं उन लोगों के खिलाफ लड़ना बंद नहीं करेगी जो उनके शासन के खिलाफ हैं, चाहे इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। सेना प्रमुख आंग लाइंग 2021 में शीर्ष पद पर काबिज हुए थे, जिसके बाद से म्यांमार में हिंसा में काफी वृद्धि देखी गई। सत्ता के साथ संघर्ष के 2 वर्षों में अब तक हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जबकि लाखों लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। सालाना परेड में शामिल कई सैन्य टुकड़ियां ऐसी हैं जिन पर नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगा है। इन्हीं आरोपों की वजह से कुछ दिन पहले अमेरिका ने म्यांमार पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इन प्रतिबंधों के तहत आबादी वाले क्षेत्रों में हवाई हमलों के बाद सेना को जेट फ्यूल की बिक्री को बैन कर दिया गया। हालांकि देश में लोकतंत्र बहाली का आश्वासन देते हुए सैन्य प्रमुख ने कहा कि म्यांमार में चुनाव होंगे और विजेता के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। हालांकि देश में जारी संघर्ष को देखते हुए यह बात स्पष्ट नहीं है कि चुनाव कब होंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सदस्य राज्यों की संप्रभुता के समान अधिकार देकर लोकतंत्र के सही रास्ते पर चलने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से वर्तमान सरकार के सभी प्रयासों में सहयोग करें। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों से बेफिक्र म्यांमार को चीन और रूस जैसे देशों का साथ मिलता रहा है। परेड के दौरान रूस और चीन के सैन्य अधिकारी की मौजूदगी के अलावा हाल ही में बीजिंग से खरीदे गए चीनी K-8 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और FTC 2000 जेट के साथ साथ रूसी Mi-35 गनशिप भी परेड का हिस्सा थी। इनमें से कई हथियारों का इस्तेमाल विद्रोहियों के गढ़ में तख्ता पलट के खिलाफ आवाज दबाने के लिए किया गया।
और आइए अब आपको लिए चलते हैं कोरिया प्रायद्वीप की ओर। उत्तर कोरिया ने फिर सोमवार को अपने पूर्वी तट से पानी की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की चिंता इससे बढ़ गई है। किम जोंग के हथियारों के बार बार परीक्षण से डर बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने दक्षिण के साथ अपने सैन्य अभ्यास को बढ़ाने के लिए पड़ोसी जल में एक विमानवाहक हमले के समूह को तैनात करने की तैयारी की है। वहीं जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है। जापान के पीएम के कार्यालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। वहीं पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया। और चलिए अब बात करते हैं चीन ताइवान विवाद की। चीन ताइवान विवाद के बीच कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं। होंडुरास ने जहां चीन का साथ छोड़ दिया तो चेक गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल ताइवान के दौरे पर पहुंचा। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है और इस सब के बीच ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति 12 दिन की चीन यात्रा पर पहुंचे हैं। ये 1949 के बाद ताइवान के किसी भी पूर्व या वर्तमान राष्ट्रपति की चीन की पहली यात्रा है। बरसों के सहयोगी होंडुरास के निष्ठा बदलने के बाद ताइवान ने चेक गणराज्य के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। चेक संसद के निचले सदन के स्पीकर के नेतृत्व में लगभग 150 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल ताइपे पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख पेकारोवा एडमुआ ने चेक गणराज्य को ताइवान का मजबूत भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि चीन के भारी दबाव के बावजूद वो ताइवान के दौरे पर पहुंची हैं। नवनिर्वाचित चेक राष्ट्रपति पेट्रो पावेल ने अपने पूर्ववर्ती के उलट जनवरी में चीनी व्यापार के बजाय ताइवान को तरजीह दी थी। इसके बाद चीन की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा था। ताइवान और चेक गणराज्य दोनों इस बात को समझते हैं कि लोकतंत्र आसानी से नहीं आया है, इसलिए हम लोकतंत्र और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए एक दूसरे के साथ दृढ़ भागीदार बन सकते हैं। हम समान मूल्यों और सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की सुरक्षा। इन अधिकारों का पालन करने से हमें कोई डरा नहीं सकता। चेक गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एक पुराना सहयोगी होंडुरास ताइवान का साथ छोड़कर चीन के खेमे में चला गया है। होंडुरास के विदेश मंत्री चीन के साथ राजनीति स्थापित करने के लिए देश के दौरे पर हैं। होंडुरास के साथ संबंधों को लेकर ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब स्वशासित ताइवान को लेकर चीन के बढ़ते आक्रामक रुख समेत कई मामलों पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। इस कदम के बाद ताइवान को अब वेटिकन सिटी समेत केवल 13 देशों की मान्यता रह गई है। साई इंग वेंग के मई 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद से ताइपे ने अपना नवा राजनयिक सहयोगी गंवाया है। होंडुरास ने कहा कि ताइवान चीनी क्षेत्र का एक अविभाज्य हिस्सा है और उसने ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध या संपर्क स्थापित नहीं करने का संकल्प लिया है। चीन ने कहा है कि होंडुरास के साथ स्थापित किया गया संबंध राजनीतिक फैसला है और इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं है। इससे पहले होंडुरास पर चीन के साथ संबंध स्थापित करने से पहले ताइवान से $2.5 बिलियन का आर्थिक सहायता मांगने का आरोप लगा था। पिछले कुछ वर्षों में बहामास, डोमिनिकन गणराज्य, सल्वाडोर, निकारागुआ और अन्य ने एक के बाद एक चीन के साथ संबंध स्थापित किए हैं या फिर से शुरू किए हैं। होंडुरास के साथ चीन के राजनयिक संबंध स्थापित करने के साथ भी ऐसा ही है। इस बीच ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा इंग जोऊ सोमवार को 12 दिन की चीन की यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने 2008 से 2016 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये 1949 के बाद ताइवान के किसी भी पूर्व या वर्तमान नेता की चीन की पहली यात्रा है। हालांकि वो अपनी यात्रा को निजी यात्रा बता रहे हैं, लेकिन यात्रा के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। जो की नीतियां ताइवान और चीन को करीब लेकर आई थीं, लेकिन उनके पद से हटने के बाद मुख्य भूमि के साथ व्यापार समझौते के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए और उनके उत्तराधिकारी द्वीप की स्वायत्तता की रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। बीजिंग ताइवान पर दबाव बनाता है और उसके राजनयिक सहयोगियों को उससे दूर करता है। इसी कड़ी में होंडुरास ने उसका साथ छोड़ दिया है। चलिए अब बात करते हैं यूरोप की।
रूस यूक्रेन युद्ध में जहां एक ओर बखमुत शहर और इसके आसपास लड़ाई भीषण हो चुकी है, वहीं रूस ने यूक्रेन पर रूसी सीमा में ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। और इस सब के बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने सोमवार को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिजिया में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। पूर्वी यूक्रेन स्थित बखमुत, जहां बुनियादी ढांचे के रूप में अब सिर्फ खंडहर का ही वजूद मौजूद है। आबादी अब यहां ना के बराबर है, फिर भी यह शहर रूस और यूक्रेन के अहम के बीच बुरी तरह पिस रहा है। बखमुत में कुछ नहीं बचा, फिर भी हर दिन सैकड़ों मिसाइल हमले शहर को खाक कर रहे हैं। दरअसल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पर कब्जे का मतलब है पूर्वी यूक्रेन पर विजय हासिल करना। इतना ही नहीं, बखमुत से सटे कई शहर ऐसे हैं जहां रूसी सेना एक साथ हमले को अंजाम दे रही है। ताजा रूसी हमले में स्लोवियांस्क में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पोस्ट में हमले के बाद की तस्वीरों को दिखाया गया, जिसमें रिहायशी इलाकों में कई जलती हुई कारों को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा बखमुत से सटे एक और शहर तबाही के कगार पर खड़ा है। करीब 30,000 की आबादी वाला शहर अवदीवका में अब सिर्फ 2,000 लोग ही रह गए हैं। यहाँ का बुनियादी ढांचा रूसी हमले में बुरी तरह तबाह हो चुका है। इस बीच यूक्रेनी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अग्रिम चौकी का दौरा किया। 26 березня, Авдіївка। शहर में अभी भी बचे उपयोगिता श्रमिकों की निकासी शुरू हो गई है और मोबाइल रिसेप्शन जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। संभव है कि अवदीवका दूसरा बखमुत न बन जाए। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रासी ने सोमवार को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जापोरिजिया में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ग्रासी ने एक बार फिर यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं के लिए IAEA के पूर्ण समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। उधर रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन पर सीमा से सटे शहर पर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों की सीमा से काफी दूर रूसी इलाके के एक कस्बे में एक यूक्रेनी ड्रोन के विस्फोट से 3 लोग घायल हो गए हैं। ड्रोन की पहचान यूक्रेनी Tu-141 के रूप में की गई है। हालांकि यूक्रेन ने इस तरह के हमले में हाथ होने से साफ इनकार किया है। सीमा से लगे किरेवेस्क शहर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। इस बीच बेलारूस ने रूसी वायुसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर एक बार फिर पश्चिमी देशों के माथे पर बल ला दिया। ये वीडियो रूसी राष्ट्रपति के उस बयान के बाद जारी किया गया जिसमें उन्होंने बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों की तैनाती की बात कही थी। 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब रूस अपने परमाणु हथियार को देश से बाहर तैनात करेगा। हालांकि अपने बयान में पुतिन ने साफ कर दिया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों की देखरेख रूसी सैनिकों के हाथ में होगी, जो परमाणु अप्रसार समझौते उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है। क्रेमलिन ने कहा कि पश्चिमी देशों द्वारा दिए जा रहे भड़काऊ बयान से पड़ोसी देश बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की रूसी योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा की निंदा करते हुए यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन सभी स्थायी सदस्यों से क्रेमलिन के परमाणु ब्लैकमेल का मुकाबला करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद करता है। यूक्रेन के मुताबिक UN के स्थायी सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वो रूस को परमाणु हथियारों की आक्रामकता को किस तरह रोकता है। और आइए अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड की सत्तारूढ़ पार्टी ने हमजा यूसुफ को अपना नया नेता चुन लिया है। यूसुफ निकोला स्टर्जन की जगह SNP यानी नेशनल पार्टी का नेतृत्व करेंगे। स्टर्जन पार्टी के नेता और स्कॉटलैंड की अर्ध स्वायत्त सरकार के प्रमुख के पद को 8 साल बाद अप्रत्याशित रूप से पिछले महीने उन्होंने छोड़ दिया था। 5 सप्ताह तक SNP नेतृत्व की दौड़ सोमवार को पूरी हो गई। इस दौरान स्वतंत्रता समर्थक आंदोलन के भीतर गहरे मतभेद देखने को मिले। उनके मुकाबले में एक उभरती हुई 32 वर्षीय नेता केट फोप्स थीं। केट समलैंगिक विवाह की विरोधी हैं। वहीं ऐश रेगन, जिन्होंने लिंग मान्यता में प्रस्तावित परिवर्तनों के विरोध में सरकार छोड़ दी थी। अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि से सबसे कम उम्र और पहले नेता हैं जो इस पद के लिए चुने गए हैं। हमजा यूसुफ
एशियाई मूल के हैं और फरवरी में अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुके थे। चलिए अब बात करते हैं अफ्रीका की। कई अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस घाना पहुंची। उन्होंने कहा है कि घाना सहित जिन देशों को इसकी आवश्यकता है उनके लिए सार्थक ऋण कटौती प्रदान करने के लिए अमेरिका सभी द्विपक्षीय लेनदारों पर जोर देना जारी रखेगा। हैरिस ने घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बेनिन, आइवरी कोस्ट, घाना, गिनी और टोगो में संघर्ष की रोकथाम और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $100 मिलियन के पैकेज की भी घोषणा की। चीन ने पिछले 2 दशकों में अफ्रीका में भारी निवेश किया है, खासकर बुनियादी ढांचे, खनन, लकड़ी और मछली पालन के क्षेत्र में, जबकि रूसी निजी सैन्य ठेकेदार वैगनर ग्रुप कई देशों में सुरक्षा सहायता प्रदान कर रहा है। वहीं केनिया की राजधानी नैरोबी में महंगाई और सरकार के खिलाफ विपक्षी नेता रायला ओडिंगा लगातार दूसरे हफ्ते विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का प्रयोग किया। ओडिंगा ने कहा कि पुलिस प्रतिबंध के बावजूद मार्च आगे बढ़ेगा और गुरुवार को प्रस्तावित रैली होकर रहेगी। ओडिंगा ने रोजमर्रा के इस्तेमाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर अनिश्चित काल के लिए सप्ताह में 2 बार विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वो राष्ट्रपति विलियम रूटो पर पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगा रहे हैं। रूटो ने पिछले हफ्ते कहा था कि विरोध प्रदर्शनों से कारोबारियों और आम लोगों को नुकसान हो रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। इक्वाडोर के दक्षिण में महीनों की भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन ने बताया कि मिट्टी धंसने की घटना रविवार देर रात हुई, जिसमें दर्जनों लोग दब गए, दर्जनों घर दब गए, 16 लोग घायल हो गए और करीब 500 लोग प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव दल को तैनात कर दिया गया है। साल की शुरुआत से अब तक इक्वाडोर में भारी बारिश से 22 लोगों की मौत हुई है, 72 घर नष्ट हुए हैं और 6,900 से अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ जैसी करीब 1000 खतरनाक घटनाएं हुई हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। शिक्षा की भूख कैसी होती है, इसका उदाहरण दिख रहा है अफगानिस्तान में। तालिबान ने शिक्षण संस्थानों में लड़कियों की शिक्षा पर रोक लगा दी, तो यहां कई लड़कियां इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान शासन में युद्ध हर एक की जिंदगी मुश्किल और दुश्वार हुई है, लेकिन महिलाओं की स्थिति और भी खराब। शिक्षा के दरवाजे बंद कर जब महिलाओं के सपनों को कुचलने की कोशिश हुई, तो कई आधुनिक तकनीक के सहारे अपने हौसलों की उड़ान को नया पंख लगा रही हैं। जब महिलाओं के लिए स्कूलों पर ताला लगाए गए, तो लड़कियों ने ऑनलाइन के जरिए अपनी तालीम को जारी रखने की कोशिश की।
काबुल की सूफिया हर दूसरे दिन इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन अटेंड करती हैं। वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ऑनलाइन क्लास को बेहतरीन मौका करार दे रही हैं। यह लड़कियों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई जारी रखने का एक अच्छा अवसर है। इसलिए मैं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। यह मेरा सपना है, यह मेरा लक्ष्य है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा तो कई संस्थान ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराने के लिए सामने आए, लेकिन सब लड़कियां सोफिया की तरह भाग्यशाली नहीं हैं। सुविधा के अभाव में इन ऑनलाइन स्कूलों ने बहुत से आवेदनों को नामंजूर कर दिया। देश के 97% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। बहुत से लोग लैपटॉप, इंटरनेट पैकेज और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अन्य आवश्यकताओं का भार नहीं उठा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के पास भी सीमित संसाधन हैं। उनके पास अधिक अध्यापक रखने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारी प्रमुख चिंता बिजली की कटौती और इंटरनेट कनेक्शन है। अगर एक दिन अफगानिस्तान में बिजली या इंटरनेट पूरी तरह से काट दिया जाता है तो यह हमारे लिए एक गंभीर समस्या पैदा करेगा। 2001 में जब तालिबान को सत्ता से बेदखल किया गया था तो उस समय अफगानिस्तान में वास्तव में किसी की इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी, लेकिन लगभग 2 दशकों के पश्चिमी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप और दुनिया के साथ जुड़ाव के बाद वर्ल्ड बैंक के एक आंकड़े के अनुसार 2021 में अफगानिस्तान में 18% लोग इंटरनेट का उपयोग करते थे। तालिबान में इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं लगाया। तालिबान से जुड़े लोग भी नियमित रूप से सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। साथ ही लड़कियों को घर पर इंटरनेट के जरिए पढ़ने की भी पूरी आज़ादी है। जब अफगानिस्तान में युवा लड़कियों और महिलाएं भयानक समय से गुजर रही हैं, तो ऐसे समय में कई संस्था अपने अंदाज में उनकी शिक्षा को जारी रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अफगानिस्तान में इंटरनेट का उपयोग करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ऑनलाइन छात्राओं को बिजली कटौती, गंभीर रूप से धीमी इंटरनेट गति से परेशानी से दो चार होना पड़ता है। इंटरनेट की गति तय करने वाली कंपनी के अनुसार अफगानिस्तान में मोबाइल इंटरनेट 137 देशों में सबसे धीमा, जबकि फिक्स्ड इंटरनेट 180 देशों में दूसरा सबसे धीमी गति से इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने वाला देश है। इन चुनौतियों के बावजूद अफगान महिलाएं वर्षों की कठिनाई और गृह युद्ध के बाद समस्याओं के प्रति लचीली हो गई हैं। वे स्थिति से अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।